नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष पे। अगर आप आज हम करने वाले हैं, हाँ, हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं बीबीए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बीबीए पर्सनल फाइनेंस का यूनिट 4। एक ही चैप्टर है इसमें। इस वीडियो में जल्द से जल्दी से खत्म कर दूंगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसका नाम है इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करना एंड रिटायरमेंट की प्लानिंग करना। अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो ना, तो सच्ची बता रहा हूँ, वेल डिसिप्लिन्ड और बहुत कंसिस्टेंट हो अपने काम में, अपने पढ़ाई में, ठीक है। क्योंकि हमेशा ना फर्स्ट वीडियो पे ज्यादा व्यू रहते हैं, सेकंड पे कम। प्लेलिस्ट होती है ना, तो सेकंड पे कम, थर्ड पे कम, फोर्थ में और कम। और आप लोग इस वीडियो तक पहुंचे, बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स स्टार्ट। चलो पढ़ते हैं फिर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल स्टेट होता क्या है, इसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, जो कि मैं बुक से देख के फटाफट से बताता हूँ। द टर्म रियल स्टेट रेफर्स टू ऑल लैंड बोथ अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। रियल स्टेट का मतलब है और सारे लैंड, ठीक है, लैंड बोथ अबव एंड बिलो, जो ऊपर है नीचे है, सारे टाइप के लैंड, एज वेल एज एनी नेचुरल और मैनमेड ऑब्जेक्ट्स आर परमानेंटली फिक्स्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स दैट आर परमानेंटली फिक्स्ड टू इट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बोल दिया इसने, लैंड हो गया, ठीक है, परमानेंट लैंड हो गया, या फिर वो ऑब्जेक्ट्स चाहे मैनमेड हो चाहे नेचुरल हो, ठीक है। रियल एस्टेट इज अ टाइप ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी that includes not only land that an individual owns but also the structure erected on land and natural resources। इंडिविजुअल सिर्फ एक लैंड का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये एक टेंजिबल प्रॉपर्टी है। टेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे हम छू सकते हैं वो असेट्स, ठीक है, वो होते हैं आपके टेंजिबल, देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। तो इसमें और क्या लिखा हुआ है, ओनली द लैंड एंड इंडिविजुअल ओन्स but also the structure erected and natural resources, while most people associated real estate with the houses or apartments। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रियल एस्टेट का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाउस और अपार्टमेंट का। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाउस और अपार्टमेंट के अलावा भी और भी चीजें होती है रियल एस्टेट में, ठीक है। दैट टर्म एक्चुअली रेफर्स इन अ ब्रॉडर रेंज ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब एक बहुत बड़ी रेंज होती है प्रॉपर्टी की, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ हाउस और अपार्टमेंट नहीं आता। व्हेन इंडिविजुअल स्पीक और रियल एस्टेट इन एवरीडे लाइफ, दे यूजुअली आफ्टर रेजिडेंट प्रॉपर्टी, है ना। बेसिकली कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में, अगर रियल एस्टेट हम पढ़ते हैं, रियल एस्टेट का नाम सुनते हैं, हमारे मन में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी याद आता है। पीपल बाय रियल एस्टेट मेनली टू सिक्योर अ प्लेस टू लाइव बिकॉज देयर मॉर्गेज पेमेंट ईच मंथ इज ऑफन सिमिलर टू द मंथली रेंट। बेसिकली लोग रियल एस्टेट को इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जो वो मॉर्गेज पेमेंट देते हैं ना, तो बेसिकली रेंट की तरह हो जाता है। मतलब ये क्या बोल दिया भैया आपने, देखो बात क्या है कि आप एक घर में रहते हो, इसका हर महीने रेंट देते हो 12,000, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब मैंने घर खरीदा, मैंने कुछ डाउन पेमेंट करी, और हर महीने से मेरी तरफ से बैंक की लोन जा रही है 12,000। अब मैं 10 साल तक 12,000 पे करता रहूंगा, और ये घर मेरा अपना हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास है खुद की प्रॉपर्टी, अगर मेरी वेल्थ क्रिएट हो गई, लेकिन इस जगह पे सिर्फ मेरा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, बट कुछ रिटर्न में नहीं आएगा। तो ये जो हम बैंक का पैसा पे करते हैं ना हर महीने, ये हो जाता है मोर्टेज। तो मोर्टेज पेमेंट हमारा किसकी तरह हो गया, हमारा एक रेंट की तरह हो गया। बट रेंट करते करते हमने अपनी वेल्थ क्रिएट कर ली। यही फायदा हो जाता है रियल एस्टेट का। और हम लोन जब लेते हैं, मोर्टेजेस लेते हैं, तो टैक्स डिडक्शन भी होती है गवर्नमेंट के थ्रू। ये चीज इसमें बताई गई है। चलो अब आगे पढ़ते हैं, सम बेसिक कंसिडरेशन। अच्छा, इसमें एक टॉपिक रह गया है, बेनिफिट्स ऑफ हमारा, क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स ऑफ हमारा रियल एस्टेट। वो एक बार मैं नोट कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें बेनिफिट्स ऑफ रियल एस्टेट। सबसे पहले रियल एस्टेट की बेनिफिट क्या है, सबसे पहला है स्टेडी इनकम। क्या मतलब रहता है इसका, मतलब हमने रियल एस्टेट खरीदी, रियल एस्टेट परचेस करने के बाद हमने एक अपार्टमेंट खरीदा, या फिर एक कोई भी जगह खरीदी, उसको लीज पर दे दिया, रेंट पे दे दिया, किराए पे दे दिया, ठीक है। तो अब उससे हमें क्या आएगा, इनकम आएगी। इनकम आएगी, हम कुछ नहीं कर रहे फिर भी इनकम आ रही है, भाई ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो बाय रेंटिंग आउट अ हाउस और कमर्शियल प्रॉपर्टी, या फिर हम किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी अगर रेंट पे देते हैं, तो हमें हर टाइम में हर बार इनकम आती रहती है, हर महीने इनकम आती रहती है, तो हमारे पास कैश फ्लो बना रहता है। स्टेडी इनकम से आ जाएगा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। रियल एस्टेट ऑफन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ कन्वेंशनल फाइनेंशियल मार्केट्स लाइक स्टॉक मार्केट। दिस हेल्प रिड्यूस योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क। रियल एस्टेट पे पैसा लगाने के बाद हमारा पैसा बहुत बहुत कम चांसेस रहता है कि डूबता है, बहुत कम चांसेस रहता है कि डूबता है। अच्छा, कम चांसेस कैसे रहता है वो भी मैं अभी आपको बता देने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। हमारा कुछ पैसा स्टॉक शेयर्स में लग रखा है, मार्केट में लग रखा है, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है बेसिकली, बट इसमें रिस्क नहीं होता, ना के बराबर होता है। तो हमारा पोर्टफोलियो क्या हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। टैक्स ब्रेक, मैंने अभी बताया, अगर हम होम लोन लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो हमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हुए, इन्वेस्टर कैन एंजॉय वेरियस टैक्स डिडक्शन। इन्वेस्टर बहुत टाइप के टैक्स डिडक्शन
enjoy कर सकते हैं, such as deduction on mortgage loan interest, डिडक्शन ऑन मोर्टेज लोन इंटरेस्ट, मोर्टेज पे जो लोन का इंटरेस्ट रहता है उस पे भी डिडक्शन हो जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स पे भी डिडक्शन हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल फॉर एप्रिसिएशन, पोटेंशियल फॉर एप्रिसिएशन है, मैंने लिखा नहीं सिर्फ एप्रिसिएशन लिखा, मतलब हम जब एक जमीन खरीदते हैं तो ना, अगर मान के चलो उसके पास से हाईवे गुजर गया, कुछ हो गया, हाईवे गुजर जाता है, मान के चलो यहाँ से हाईवे बन के जा रहा है, तो इस जमीन का प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। प्रॉपर्टी वैल्यू हिस्टोरिकली इंक्रीजेस ओवर टाइम, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है टाइम टू टाइम। यू कैन मेक सिग्निफिकेंट कैपिटल गेन्स प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी एट अ हायर प्राइस इन द फ्यूचर। आज हमने प्रॉपर्टी ली, फ्यूचर में अगर हम उसे बेच दें तो बेसिकली प्राइस बढ़ने के बाद बेचेंगे तो हमें एक अच्छा खासा मुनाफा उसका हो जाएगा। बेनिफिट्स खत्म, ठीक है। सम बेसिक कंसिडरेशन, यानी कुछ चीजें हमें चेक कर लेनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, ठीक है, या फिर रियल एस्टेट पे पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड डिमांड डिपेंड हेवीली ऑन मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर्स। ये क्या बोल रहा है कि जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी पे। किस पे डिपेंड करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी पे। मैक्रो इकोनॉमी मतलब डिमांड सप्लाई, है ना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, है ना, ये सब, बैंक रेट, रेपो रेट, सब कुछ ये सब क्या में आ जाता है, मैक्रो इकोनॉमी में आ जाता है, ठीक है ना, कि हमारा इन्फ्लेशन उस टाइम कैसा चल रहा है, इस जगह की डिमांड अभी कितनी है। मान के चलो मैं एक जगह पे गया, अच्छा चलो अब समझाता हूँ तुम्हें कि कैसे हमारे जमीन का दाम कम हो सकता है। अभी पहलगाम में आतंकी हमला होता, याद नहीं करना चाहिए उस चीज को, है ना, ठीक है। मान के चलो कोई जगह है वहां पे टेररिस्ट अटैक कर देती है, वहां से सारे होटल वोटल लोग खाली करके वापस जा रहे हैं, सॉरी, सारे होटल वगैरह खाली करके वापस जा रहे हैं। एंड देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि उस जगह का दाम जो है कम पड़ जाता है। अभी मैंने वो अटैक बोला ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से मेरे को वो चीज याद आ जाती है, तो उस चीज के लिए बहुत शांति, हम शांति, है ना, वो चीज अच्छी नहीं लगती मेरे को एक्चुअली, ये सब मार धाड़ अच्छा नहीं लगता है बाय द वे। चलो बैक टू द टॉपिक। हाँ, तो अब यहाँ पे कोई अटैक हो गया या फिर कोई भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, मान के चलो इस जगह पे बहुत भूकंप आते हैं, तो क्या इस जगह को कोई खरीदेगा कि चलो ये एग्जांपल ही छोड़ो, टेररिस्ट वारिस्ट का अटैक, यार फालतू में मूड खराब हो गया। ओम शांति ओम। चलो देखो क्या था, मैं क्या बता रहा था कि ये क्या है आपका, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप आती है, तो क्या इस जगह पे कोई खरीदेगा जमीन, नहीं खरीदेगा, बहुत ज्यादा, हर एक दिन में, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में नहीं खरीदेगा कोई जमीन, है ना। तो इस जगह के जमीन का दाम क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन वहीं पे यहाँ भूकंप आना बंद हो गए, यहाँ पे हमने बड़ी बड़ी चीजें बना दी, बहुत सुंदर सुंदर चीजें बना दी, है ना, घूमने के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो अब टूरिस्ट आ रहे हैं तो इस जगह का प्राइस क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा। तो किसमें डिमांड बढ़ी ना, उस जगह की में डिमांड बढ़ी, बेसिक सी बात है ना, तो उस जगह का प्राइस बढ़ा। चलो हमने ये पढ़ लिया, बेसिक कंसिडरेशन में कौन से 6 फैक्टर्स होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, मार्केट रिसर्च, अंडरस्टैंड लोकल मार्केट ट्रेंड्स, हमें लोकल मार्केट ट्रेंड्स जो अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जॉब ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एरियाज विद हाई ग्रोथ रिसीव फास्टर राइज इन प्रॉपर्टी वैल्यू। सबसे पहले मार्केट की रिसर्च करनी होती है हमें, ठीक है। उस जगह का हमें क्या क्या चेक करना होता है, अभी पढ़ के दोबारा से बता देता हूँ। डेवलपमेंट कैसा है उस जगह पे, ठीक है, उस जगह पे ग्रोथ कैसा है, जॉब ग्रोथ कैसी है, ठीक है, वहां पे जो है एरिया में मतलब फास्टर ग्रोथ है नहीं है, ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ता है, ये मार्केट फैक्टर्स में आ जाता है। दोबारा सुन लेना वीडियो को पीछे करके। फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब कैलकुलेट ऑल अपफ्रंट कॉस्ट, मेंटेनेंस एक्सपेंस, ठीक है। अब हम किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा आ सकता है, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें मिलेगा, ये चीज हमें ऑलरेडी अंदाजा लगानी चाहिए। कितना इसमें हमारा और खर्चा हो सकता है खरीदने के बाद। मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसका टोटल लगने वाला खर्चा, इस पे कितना पैसा लगेगा ये देखो, फिर कितना खर्चा होगा लगने के बाद भी। यार मैंने टीवी खरीद के ले आया मान के चलो, अब उसमें लगने का भी तो खर्चा होता है ना, तो वही मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, फिर उसके ऊपर अलग से थोड़ा बहुत और खर्चा जो खरीदने के बाद करूंगा, फिर उसमें रिटर्न कितना आएगा, ये चीजें, ये फाइनेंशियल एनालिसिस हमें करनी है। रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, बेसिक सी बात है कि रियल इस्टेट कम्स विद रिस्क लाइक मार्केट फ्लक्चुएशंस और अनएक्सपेक्टेड वैकेंसीज। वही बात हो गई कि रियल इस्टेट जब भी खरीदते हो तो हमेशा क्या होता है, थोड़ा बहुत रिस्क आता ही है, चाहे मार्केट फ्लक्चुएट कर जाए, मार्केट फ्लक्चुएट यानी डिमांड सप्लाई में दिक्कत हो जाए, है ना, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, डिफ्लेशन बढ़ जाए, है ना, बैंक रेट वगैरह में दिक्कत आ जाए, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट कर लेना चाहिए हमें। अब इसमें एक और वर्ड था अनएक्सपेक्टेड वैकेंसीज, तो वही बात है कि एकदम मतलब वही कुछ दिक्कत हो गया, अनएक्सपेक्टेड था, वो चीज हो गई, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी जो क्या है रिस्क मैनेजमेंट कर लेना है ताकि अनसर्टेनिटी ना हो। लीगल कंसिडरेशन, बेसिक सी बात है, उस जगह पे क्या क्या लीगल कंसिडरेशन है, मतलब कि रात को 10 बजे के बाद उस जगह पे गाने नहीं बजा सकते, ये सब देख लेना चाहिए। मान के चलो मैं होटल खोलने जा रहा हूँ और उस जगह का ऐसा रूल है कि आप लोग मतलब एग्जांपल ले लो
कि 10 बजे के बाद वहां पे शोर नहीं मचना चाहिए, तो यार होटल है, थोड़ी बहुत आवाज तो आएगी। आवाज आई, हे भगवान क्या बोल रहा हूँ, मतलब पार्टी बैंकट खोलने वाला हूँ, वहां पे पार्टी होगी, ठीक है, तो होटल है, पार्टी होगी, तो मैं उस जगह पे बैंकट खोल ही नहीं पाऊंगा जहाँ पे वो कह रहा है कि 9-10 बजे के बाद आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो यार ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे द्वारका है, द्वारका में ये रूल है कि वहां पे साइन करा जाता है कि कोई काइट फ्लाई नहीं कर सकता, पतंग को नहीं उड़ा सकता है, ठीक है, तो द्वारका में घर लेने वालों से साइन कराया जाता है इस चीज के लिए, क्योंकि उसको घरों के ऊपर से प्लेन जाते हैं इस वजह से। फाइनेंसिंग ऑप्शन, ठीक है, क्या बोल रहा है ये? ओके, कंपेयर डिफरेंट लीडर्स लेंडर्स टू द फाइंड द बेस्ट मॉर्गेज रेट्स। सबसे पहले ये देख लो कि वहां आसपास घर कौन कौन से डीलर दे रहे हैं, ठीक है ना, मान के चलो ये एक घर है, ये इस एक डीलर दे रहा है, वही दूसरा डीलर भी उस घर को दे रहा है, तो अच्छा ऑप्शन कौन दे रहा है। उसके बाद इसमें भी फाइंड करो कि तुम्हारे को बेस्ट मॉर्गेज किस में मिल रहा है, मतलब कि वो घर तुम्हें 56 लाख का पड़ा, अब उस 56 लाख में कौन तुमसे कितना इंटरेस्ट ले रहा है वो देखो, जो सबसे कम ले उस पे जाओ। फाइनेंसिंग ऑप्शन होगा। प्रोफेशनल गाइडेंस, इट्स स्मार्ट टू कंसल्ट प्रोफेशनल लाइक रियल एस्टेट एजेंट्स। अगर तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले रियल एस्टेट एजेंट्स को कंसल्ट कर लो, प्रॉपर्टी मैनेजर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर को देख लो, तो बहुत ज्यादा बेटर रहता है। ये टॉपिक भी डन हो गया। मोड्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, कितने टाइप के, कितने मोड्स होते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के, ये अब एक बार पढ़ लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले रॉ लैंड, कच्ची जमीन खरीद लो, कच्ची जमीन, कच्ची जमीन मतलब पकी हुई जमीन, मतलब अरे मेरे भाई, सिर्फ जमीन खरीदने को हम रॉ लैंड कहते हैं, ठीक है, जो प्लॉटें बिकते हैं ना वो रॉ लैंड होती है। यू कैन इन्वेस्ट, अच्छा पहले एक बार इसका पढ़ लेते हैं। यू कैन इन्वेस्ट इधर डायरेक्टली बाइंग फिजिकल प्रॉपर्टी योरसेल्फ और इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग फंड्स विदाउट मैनेजिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो इसमें ना हमारे पास दो टाइप होते हैं, या तो तुम डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदो, या तो तुम डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीदने वालों पे, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करो, या तो डायरेक्ट असल में जाके प्रॉपर्टी खरीदो, या तो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करो। अभी समझेंगे। सबसे पहले रॉ लैंड यानी डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीद लो। दिस इज अनडेवलप्ड और वेकेंट लैंड विद नो बिल्डिंग्स और मॉडिफिकेशन, ना कोई बिल्डिंग होती है ना कोई मॉडिफिकेशन होती है, बट इसका बेनिफिट क्या होता है, ये सस्ती होती है टू बाय कंपेयर्ड कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज। कंस्ट्रक्टेड बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदने से ज्यादा सस्ता होता है ये, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज से ज्यादा सस्ता होता है, और एक हाई पोटेंशियल होता है कैपिटल ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसे हम रीसोल्ड कर सकते हैं, इस पे प्राइस हमेशा बढ़ता रहता है, तो एप्रिसिएशन होता है इसका, किसका, रॉ लैंड का, कच्ची जमीन का। रेजिडेंशियल इस्टेट क्या है? रेजिडेंशियल मतलब जहां पे रेजिडेंट रहते हैं, लोग रहते हैं, रेजिडेंट होता है लोग रहते हैं, ठीक है भाई, है ना। क्या पढ़ लेते हैं इसको। दिस इंक्लूड स्ट्रक्चर मेंट फॉर लिविंग, meant for living such as single family houses, apartment and condominiums। चलो पढ़ लेते हैं भाई, क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब फैमिली वगैरह या फिर सिंगल पर्सन या कोई ये उनके लिए बनता है, ये वो लोग रहते हैं उस जगह को जहाँ पे लोग रहते हैं, बेसिकली वो रेजिडेंशियल इस्टेट हो गया। इसका बेनिफिट क्या होता है मेरे भाई, बेनिफिट क्या होता है इसका? बेनिफिट होता है दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंट्री पॉइंट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर, सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है स्मॉल इन्वेस्टर के लिए। इट ऑफर्स बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम एंड लॉन्ग टर्म प्राइस अप्रिसिएशन, है ना। ये शॉर्ट टर्म, हाँ मैं कहाँ पे था, सॉरी एक्चुअली कॉल आ गया था, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। रेजिडेंशियल इस्टेट हाँ हम पढ़ रहे थे। हाँ तो इसका बेनिफिट क्या होता है, स्मॉल इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर रहता है, ये एक बैलेंस ग्रोथ कॉम्बिनेशन देता है, बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन देता है शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम के लिए। बेसिकली इसे खरीद लो और इस पे इनकम आती जाती है। देखो एक्चुअली क्या रहता है ना, कि मान के चलो तुमने फ्लैट लिया है ना, अब देखो 1 महीने 2 महीने, शुरू के 1 से 2 महीने 3 महीने तक उस फ्लैट का प्राइस बढ़ सकता है, उस फ्लैट का प्राइस बढ़ सकता है। आज 60 लाख है तो कल उस फ्लैट को तुम 62 लाख में बेच सकते हो, 64 में बेच सकते हो। लेकिन जब कोई आएगा और सुनेगा कि भाई 10 साल हो गए इस फ्लैट को, मैं 30 से ऊपर नहीं देने वाला ना, मैं 40 से ऊपर नहीं देने वाला। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका प्राइस जो है रेजिडेंशियल इस्टेट का प्राइस घटता है, लेकिन इससे तुम एक बैलेंस इनकम कमा सकते हो, इसे रेंट पे लगा के, ठीक है मेरे भाई, ध्यान में आया। ओके नेक्स्ट क्या है, कॉमर्शियल रियल इस्टेट। ये क्या होता है? दिस इंक्लूड्स प्रॉपर्टीज यूज फॉर बिजनेस पर्पसेस सच एज ऑफिस बिल्डिंग शॉपिंग सेंटर। ये किस लिए होता है? ये बिजनेस पर्पसेस से होता है, बिजनेस पर्पसेस से होता है। इसमें कौन से टाइप के प्रॉपर्टीज आती है? जस्ट लाइक ऑफिस हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गई, मतलब शॉपिंग सेंटर्स हो गए, मॉल्स हो गया एंड इंडस्ट्रियल वेयर हाउस हो गया। चलो समझते हैं इन सबको, कौन कौन से हो गया। ऑफिस बिल्डिंग ओबी लिख रहा हूँ, शॉपिंग मॉल्स हो गए एसएम लिख रहा हूँ, है ना। और कौन सा हो गया इसमें, देख के बता देता हूँ।
शॉपिंग सेंटर्स हो गए, मॉल्स हो गए, इंडस्ट्रियल वेयर हाउस हो गया, तो WH लिख रहा हूँ, वेयर हाउस। देखो वेयर हाउस हमने बनाया। अब एक कंपनी है, मान के चलो कोई कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, चलो मान के चलो पोर्ट्रॉनिक्स कंपनी है। मैंने वेयर हाउस बना रखा है, तो पोर्ट्रॉनिक्स बोलेगी कि यार मेरा हर जगह वेयर हाउस है, एक साउथ की तरफ वेयर हाउस नहीं है। साउथ की तरफ मैं कैसे वेयर हाउस लूँ यार, अभी बनवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वहां से तो इतने ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मेरा वेयर हाउस लिया और उसे क्या कर लिया, रेंट पे दे दिया मैंने अपना वेयर हाउस, है ना। मैं बोला तुम इसे, आप लोग हो, आप पोर्ट्रॉनिक्स हो, आप इसे यूज कर लो, कोई इश्यू नहीं, आप मुझे रेंट भरते रहो। तो ये वेयर हाउस हो गया, है ना। एज ए कॉमर्शियल ऑफिस बिल्डिंग, कई कई जगह तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑफिस है, जैसे टोटल 20-25 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, उसमें से फर्स्ट फ्लोर एक ऑफिस का, सेकंड फ्लोर एक ऑफिस का, या फिर एक ही फ्लोर पे कई सारे ऑफिस होते हैं, तो वो ऑफिस बिल्डिंग हो जाता है। ठीक है, शॉपिंग मॉल्स, ये भी शॉपिंग मॉल्स के अंदर अलग अलग वो होते हैं तुम्हारे शोरूम्स होते हैं, जैसे लाइक एडिडास हो गया, है ना, और बहुत टाइप के लाइक क्रोमा हो गया, है ना। तो ये सब उस जगह पे रेंट पे लेते हैं, लीज पर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल रियल एस्टेट हो गया। अब लास्ट एट द एंड आ जाता है REITS, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मतलब एक मान के चलो एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे। अब इस बिल्डिंग पे लगाना है पैसा। अब हम नहीं बना रहे इस बिल्डिंग को, लेकिन हम REITS के थ्रू इस पे क्या लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। क्या सकते हैं, इस पे पैसा लगा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। हाँ, अपना वाला तो बनाना भूल ही गया। ठीक है, REITS के थ्रू एक बार पढ़ के बता देता हूँ। दिस इज एन इनडायरेक्ट वे टू इन्वेस्ट सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। ये किसके सिमिलर है, म्यूचुअल फंड्स के सिमिलर है, म्यूचुअल फंड्स के सिमिलर है, ठीक है, ये म्यूचुअल फंड्स के सिमिलर है। ओके, a company pools money from many investors to buy, operate और finance large scale income generating commercial properties। कंपनी है काफी सारे एक कंपनी है काफी सारे इन्वेस्टर से क्या करती है, पैसा जमा करती है, ठीक है। और किस लिए जमा करती है, टू ऑपरेट और या फिर फाइनेंस लार्ज स्केल इनकम जनरेटिंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ताकि वो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़ी बड़ी इनका क्या बोल रहा हूँ मैं, लार्ज स्केल इनकम जनरेटिंग कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ये बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज को क्या कर सके, खरीद सके, बना सके, इन सब के लिए पैसा इकट्ठा करती है, ठीक है। इन इंडिया दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी। ये किसके द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, सेबी के द्वारा, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट होते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, सबसे पहले लो कैपिटल, यू डोंट नीड, मतलब तुम्हें लाखों करोड़ों में पैसा नहीं चाहिए होगा, यू डोंट नीड मिलियंस टू बाय एन एंटायर बिल्डिंग, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद एवरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तुम एक छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें ज्यादा नहीं चाहिए होता, REITs के राइट्स के हेल्प से, ठीक है, रीट्स या राइट्स जो भी नहीं बोलो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हेल्प से। हाई लिक्विडिटी, इसमें लिक्विडिटी हाई रहती है, जब मर्जी चाहे पैसा निकाल सकते हो, अनलाइक फिजिकल प्रॉपर्टी दैट टेक मंथ्स टू सेल। REIT यूनिट्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली ये सेबी पर है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, एंड ये कभी भी वो खरीदा और बेचा जा सकता है। मैंडेटरी पे आउट, by law REITs must distribute at least 90% of their taxable income back to their investor as dividend। ये 90% का जो टैक्सेबल इनकम होता है वो वापस इन्वेस्टर को डिविडेंड के थ्रू वापस मिल जाता है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से रियल एस्टेट पूरा खत्म कर दिया, नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी फटाफट से खत्म कर देते हैं। हमें टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग यानी कि एक टाइम को जब तुम 60 साल के हो जाओगे, तुम अपनी वर्किंग एज से रिटायरमेंट ले लोगे, उसके बाद तुम क्या करोगे, कैसे जियोगे, क्या तुम अपने बच्चों पर भरोसा बनाए रखोगे ना, हमें अपने दम पर रहना है। सो हम रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे कि कैसे कैसे क्या रिटायरमेंट लेंगे, कैसे कैसे नहीं लेंगे, है ना। एंड उसके बाद देखते हैं क्या है इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं, retirement planning means deciding how you want to live after you stop working and setting a financial plan to support that lifestyle। जब तुम काम करना बंद कर दोगे तो उसके बाद तुम कैसे रहोगे, उस चीज को प्लान करना कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे रहोगे, किस टाइप की लाइफस्टाइल चाहते हो, ये हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाती है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग खत्म। तो क्या रोल क्या है भाई पर्सनल फाइनेंस का रिटायरमेंट प्लानिंग में, ठीक है, क्या है मतलब इसका मतलब वो समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इट एंश्योर्स यू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड फाइनेंशियली स्टेबल ड्यूरिंग योर ओल्ड एज। मतलब हम ओल्ड एज में भी कैसे रहे, फाइनेंशियल स्टेबल रहे, है ना, फाइनेंशियल स्टेबल रहे, है ना। हाँ, ओल्ड एज में भी फाइनेंशियल स्टेबल रहे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे पास रहनी चाहिए। ये रोल है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का रिटायरमेंट में फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग, लॉन्ग टर्म, ठीक है, इट इट एनकरेजेस यू टू बिल्ड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू
टू गैदर द रिसोर्सेज नीडेड टू फॉर योर पोस्ट वर्क लाइफ। अपने पोस्ट मतलब हमारी वर्क लाइफ के बाद हमें कौन से रिसोर्सेज, किस टाइप के रिसोर्सेज, कहाँ से क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, एंड हम कैसे हम अपना गोल सेट कर सकते हैं बेसिकली पोस्ट लाइफ के बाद का। इससे वेल्थ एक्यूमुलेशन मतलब रेगुलरली सेविंग्स एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग योर वर्किंग ईयर्स बिल्ड अ लार्ज रिटायरमेंट फंड, नेस्ट एग। वेल्थ एक्यूमुलेशन को हम नेस्ट एग एक तरीके से कह सकते हैं, मतलब कि अभी तुम काम कर रहे हो, मान के चलो तुम 20 के एज में जॉब पे लगते हो, 20 छोड़ो 21, अब तुम 22 साल के हो, ठीक है, 22 से लेके तुम 60 तक काम करोगे। मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ। अब बहुतों का सपना होगा बिजनेस है, बिजनेस हो तो भी उन्हें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। अब 60 में से 22 माइनस किया तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, और 38 आ जाएगा, ठीक है। अब हर 38 ईयर्स मान के चलो कि तुम हर साल हर महीने 5,000 रुपये अपने लिए सेव करते हो, तो 12 महीने में यानी एक साल के अंदर 60,000 रुपये, एक साल के अंदर 60,000 रुपये, तो 38 महीने के अंदर कितना जमा करोगे, कैलकुलेट करो। 38 साल के अंदर, सॉरी, एक साल के अंदर 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये इंटू 38 करेंगे तो एक लगभग तुम्हारा ये करीब तुम्हारा 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 कितना आ जाएगा, 18 लाख करीब आ रहा है। एक बार चेक कर लेना तुम अपनी तरफ से, ठीक है। 18 लाख से ऊपर आ रहा है इसमें। 48 साल से 18, 19, 20, 21, 22, ये 22,80,000 करीब के कुछ आ रहा है। एक बार चेक कर लेना, मैंने थोड़ा फास्टली कैलकुलेशन किया ऐसे। तो ये तुम्हारा 22 लाख रुपए, अब तुम 60 के हो गए, अब तुम्हारे पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए, इतने तुमने इन्वेस्ट कर दिए थे और भी बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये वेल्थ एक्यूमुलेशन है कि अपनी वर्किंग एज में काम करके पैसा कमा लो, एंड रिटायरमेंट के बाद तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टैक्स एफिशिएंसी बेसिकली मेकिंग कंट्रीब्यूट्स टू स्पेसिफिक रिटायरमेंट अकाउंट्स हेल्प ऑप्टिमाइज एंड लोअर योर टैक्स। बेसिक सी बात है, इसमें तुम्हारे टैक्स की छूट मिलती है, टैक्स बचा सकते हो तुम अपना, ठीक है। हेल्थ केयर प्लानिंग वही है, अपने LIC वगैरह करके रखो, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेके रखो, और हेल्थ के लिए अलग से फंड भी बना के रखो, तुम्हारे काम आएगा। इट्स हेल्प टू फैक्टर इन राइजिंग मेडिकल कॉस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड नर्सिंग केयर एज यू एज, वही बात है। लीगेसी एंड एस्टेट प्लानिंग मतलब इट इंश्योर्स दैट योर रिमेनिंग वेल्थ एंड असेट्स आर स्मूथली डिस्ट्रीब्यूटेड टू योर हायर्स और बेनिफिशियर्स। वही है, तुमने अभी अपनी अच्छी खासी स्टेट कर रखी है, उसका प्लानिंग अच्छे से करो, एंड आपके जाने के बाद आपके जो नीचे यानी आपकी जो जनरेशन होगी उनको आराम से जो है डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा इसका, मतलब वही बात लिखी हुई है, ठीक है। कैसे मिलेगा, अब रिटायरमेंट के प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। देखो, रिटायरमेंट के बाद हम क्या हो जाएंगे, बूढ़े बूढ़े होने के बाद डेड, तो इसको शॉर्ट में याद कर लो, DAED, डेट उल्टा हो गया ना, मतलब DAED, है ना। सबसे पहले डिफाइन रिटायरमेंट गोल्स, मतलब हम ये गोल सेट करो कि रिटायरमेंट के बाद तुम कैसे जीना चाहते हो, किस टाइप की लाइफस्टाइल चाहते हो। कोई होता है कि भाई अब मैं रिटायर्ड हो गया, अब मैं भाई घूमता रहूंगा बस, अपनी लाइफ एक जगह नहीं जीऊंगा, आज इस स्टेट में तो कल दूसरे स्टेट में, जा इस कंट्री में तो जा दूसरी कंट्री में। या फिर यार मैं तो बहुत बीमार रहता हूँ, रिटायरमेंट के बाद भाई आराम की जिंदगी जीऊंगा, अपने हेल्थ के खर्चे पे ज्यादा ध्यान दूंगा, है ना। अपने पे डिफाइंड डिफाइन अब अपनी तरह से रिटायरमेंट के जो गोल्स है वो क्लियरली स्टेट द लाइफस्टाइल, ट्रैवल प्लान्स या फिर हेल्थ केयर नीड यू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे तुम्हें कैसी कैसी लाइफ चाहिए होगी। असेट करंट फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब असेस करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, अभी तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ज्यादा कर्जा है, कम कर्जा है, कर्जा ही नहीं है, किस तरीके से, है ना। लुक क्लोजली एट योर करंट इनकम, एसेट, सेविंग एंड डेब्ट्स, अभी तुम्हारी क्या सेविंग है, अभी तुम्हारे क्या खर्चे है, क्या कंडीशन है, उस पर ध्यान दो। पहला है अपना गोल सेट करो, उसके बाद अभी जो करंट सिचुएशन है उस पर ध्यान दो। एस्टिमेट तुम्हारा रिटायरमेंट पे कितना खर्चा आएगा, एस्टिमेट योर फ्यूचर कॉस्ट फैक्टरिंग इन इन्फ्लेशन एंड हेल्थ केयर नीड्स, तब के टाइम पे कितनी महंगाई होगी उसके हिसाब से अपनी हेल्थ केयर नीड्स और अपने खर्चों को डिफाइन कर लो, अपने इनकम सोर्सेज को डिफाइन करो, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या इनकम सोर्स रहेगा तुम्हारे पास। आइडेंटिफाई पोटेंशियल इनकम सोर्स सच एज सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और रेंटल इनकम, मतलब तब तुम्हें कहीं रेंट से पैसा आ रहा होगा, या फिर कोई सोशल स्कीम रही होगी, या फिर तुम्हें तुम्हारा पेंशन का पैसा मिलेगा, है ना। तुम्हारा PF जो कटता था वो वापस तुम खोल सकते हो, निकाल सकते हो। कैलकुलेट सेविंग गोल, थक गया मैं। फिगर आउट हाउ मच मनी यू नीड टू सेव बेस्ड ऑन योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, मतलब तुम्हारा सेविंग गोल क्या है, तुम कितना अपनी होल लाइफ में जमा करना चाहते हो, है ना। रिव्यू एम्प्लॉयर बेनिफिट्स, मतलब वही है जो तुम्हारे लिए स्कीम्स बनाए गए हैं ऑफिस के द्वारा, या तुम जहाँ पे भी काम करते थे वहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट जो स्कीम था उसको रिव्यू करो, उनको चेक कर लेना, ठीक है। बिल्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, वही बात है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो बनाने हैं, कि हमने थोड़े से पैसे शेयर में लगा दिए,
स्टॉक सॉरी एसएम लिख देता हूँ, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, थोड़े से हमने रियल इस्टेट में लगा दिया है ना, थोड़े से हमने गोल्ड सिल्वर खरीद लिए है ना। तो वही है कि बिल्ड इन्वेस्टमेंट डिजाइन अ बैलेंस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी दैट मैचेस योर रिस्क टॉलरेंस एंड टाइम हॉरिजन। आपके रिस्क टॉलरेंस को टाइम हॉरिजन को देखकर एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाओ। मैक्सिमाइज रिटायरमेंट कंट्रीब्यूटर्स मतलब save as much as possible tax advantage accounts to let compounding build a large corpus over time। मतलब मैक्सिमाइज रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन, आपका जो कंट्रीब्यूशन है मतलब आपका जिस पे अकाउंट में टैक्स लगता हो उसमें कम से कम पैसा डालो, जिस पर टैक्स नहीं लगता उसमें ज्यादा पैसा डालो और अपनी कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ। कंपाउंडिंग क्या होती है मतलब कि आज आपने 100 रुपए डाले, इसमें कोई टैक्स नहीं लगा, ये 110 हो गए, 10% का बना, फिर इस पे ये हो गए 121 हो गए एक टाइम बाद, तो वही ये कंपाउंडिंग हो गया, बढ़ता जा रहा है 10% इंटरेस्ट के रेट से। तो ये कंपाउंडिंग हो गया, आपका ब्याज पे भी ब्याज मिलने को कंपाउंडिंग कहते हैं। रेगुलरली रिव्यू एंड एडजस्ट मतलब पढ़ के बता देता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ गया। चेकिंग योर प्लान रेगुलरली टू एडजस्ट फॉर चेंजेस इन फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस। अपने प्लान को रेगुलरली चेक करते रहो कि किस वे में जा रहा है, ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है, बस इसी वे में चेक करते रहो। नेक्स्ट टॉपिक की छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है कि हमारी रिटायरमेंट के बाद क्या क्या इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, उस टाइप से कुछ एक टॉपिक है, वो भी फटाफट खत्म करते हैं। सो यार ये बच गया बस थोड़ा सा। तो वादे अनुसार भाई मैंने पूरा पर्सनल फाइनेंस जो है वो पूरा करा दिया है वादे के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ तक आया होता है, सब्सक्राइब तो कर ही देना, पिन कमेंट चेक कर लेना, और अगर मेरे 1000 अगर कंप्लीट नहीं हुए हो तो उसमें थोड़ा सा हेल्प कर देना। ओके, लास्ट जो टॉपिक है तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। इनमें से चार चार भी लिख कर आओ, जगह पांच पांच तो चल जाएगा। सोर्सेस ऑफ रिटायरमेंट इनकम, रिटायरमेंट के बाद इनकम कहाँ से लाए? सबसे पहले एनपीएस, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम से लाओ पैसा। अच्छा, ये दो टाइप की है, गवर्नमेंट स्कीम और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल स्कीम और प्राइवेट पर्सनल असेट्स। देख लेते हैं गवर्नमेंट वाले में नेशनल पेंशन स्कीम क्या है। अ वॉलंटरी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्कीम रेगुलेटेड बाय द पीएफआरडीआई, इट accumulates सेविंग ड्यूरिंग अ वर्किंग लाइफ एंड प्रोवाइड्स अ स्टडी पेंशन। ये प्रोवाइड मतलब 60 साल की उम्र के बाद पेंशन प्रोवाइड करती है आपको, ये है एनपीएस, ठीक है। अगला है अटल पेंशन योजना। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स टारगेटेड प्राइमरीली एट अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, इट ऑफर्स अ गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन रिगार्डिंग, मतलब 1000 से लेके 5000 तक के बीच में, ठीक है। 60 के एज के होने के बाद गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है ये, ठीक है। ये नॉर्मली उन सेक्टर्स के लिए होता है जो ज्यादा मतलब अंडर डेवलप्ड है, ज्यादा डेवलप नहीं है, उन एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ सबको पता है, और मैंडेटरी रिटायरमेंट सेविंग सिस्टम आफ्टर सैलरीड वर्कर्स वेयर बोथ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट रेगुलरली, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाता है, एंड 60 के बाद ये पैसा धीरे धीरे एम्प्लॉयज को वापस मिलता है। जो पीएफ कटता है ना, वही है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीएफ, पीएफ प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी वैसा ही कुछ है, और सेफ टैक्स फ्री 15 ईयर गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है, एक 15 साल की गवर्नमेंट से की सेविंग स्कीम है, ठीक है। अवेलेबल टू ऑल इंडियन सिटीजन, और सारे इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल रहता है ये। बाकी बच गई ग्रेचुइटी, यानी कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, कुछ लिया है, या फिर कोई ऐसा टप इंश्योरेंस लिया है कि लाइफ इंश्योरेंस लिया है कि तुम क्या बोलते हैं यार, क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ लिया है, लमसम कैश रिवॉर्ड पेड बाय एम्प्लॉयर एज अ टोकन। अच्छा सॉरी, वो तो ये है, दिमाग घूम गया था, सॉरी। एक्चुअली ये और ये नोट्स में एक ही साथ है, इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे बता दिया। ग्रेचुइटी क्या हो जाती है तुम्हारी? लमसम कैश रिवॉर्ड पेड बाय एम्प्लॉयर एज अ टोकन अप्रिसिएशन टू एन एम्प्लॉयज हु हैज कंप्लीटेड लास्ट 5 इयर्स कंटिन्यू। मतलब जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं तो एक टोकन, मतलब कुछ पैसा एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉयज को मिलता है, ठीक है। हाँ, तो वही है, 5-5 साल में मिलता रहता है, ये ग्रेचुइटी उसे कहा जाता है। अब प्राइवेट पर्सनल असेट्स में देख लेते हैं, सोशल सिक्योरिटी, a government backed financial assistance program that offer basic survival income, जो कि बेसिक सर्वाइवल इनकम प्रोवाइड कराई जाती है ना। गवर्नमेंट बैक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस है। एन्युइटीज क्या हो जाती है आपकी? फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स बोट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट खरीदा हुआ होगा वो, ठीक है, जो कि एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती है, किसके? एट द एज ऑफ 60 के बाद, आफ्टर 60। रेंटल इनकम क्या हो जाता है? घर ले रखा है या आपने कोई कमर्शियल बिल्डिंग ले रखी है जो अपने रेंट पे दे रखे है, उसका रेंट आपको हर महीने आता रहता है। रेगुलर इनकम अर्नड बाय रेंटिंग आउट ऑन रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज से हर वक्त रेंट आता रहता है। इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट लगा रखा है, शेयर मार्केट, रियल इस्टेट या फिर
गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा रखा है और उसका इन्वेस्टमेंट जो है हर साल हर टाइम बढ़ता रहता है, वो इनकम अब अपनी धीरे धीरे निकाल रहे हैं। ठीक है। रिटर्न्स जनरेटेड फ्रॉम डिविडेंड्स, डिविडेंड से मिला हुआ पैसा, इंटरेस्ट पे आउट या फिर कैपिटल गेन। ठीक है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से स्टॉक बॉन्ड से म्यूचुअल फंड से आ रहा हो पैसा, वो आपका इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएगा। लास्ट दो, रिवर्स मॉर्टेजेस। जब हम मॉर्टेजेस पे करते हैं, बैंक की किस्त पे करते हैं, तो वो मॉर्टेजेस हो जाता है। रिवर्स मॉर्टेजेस अ स्पेशल फाइनेंस ऑप्शन ऑफ एल्डरली होम ओनर्स। ठीक है। होम ओनर्स के लिए स्पेशल फाइनेंस ऑप्शन होता है ये। इट लेट्स देम कन्वर्ट इक्विटी इन देयर होम इनटू टैक्स फ्री मंथली लोन। ठीक है। इक्विटी को टैक्स फ्री मंथली लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पे आउट्स फ्रॉम अ बैंक विदाउट हैविंग टू सेल और मूव आउट ऑफ द हाउस। ठीक है। एक बार यार देख लेना यार, मैं देखूं क्या यार, पानी पी रहा था, थोड़ा सा पानी पीने के लिए ब्रेक लिया था। एक्चुअली इस जगह पे बहुत पसीने आते हैं, बहुत गर्मी लगती है, बताया मैंने पहले भी। एक्चुअली क्या था, हाँ, रिवर्स मॉर्टेजेस वही है कि जब हम घर खरीदते हैं तो हम मॉर्टेजेस बैंकों पे भरते हैं, लेकिन अब हमने जब मतलब बुजुर्गों के पास खुद का घर तो होता है बट पैसे नहीं होते, तो क्या करते हैं, बैंक के पास अपना घर गिरवी रख दो, बैंक उनको पैसा भी देता रहेगा और उनको घर से निकलना भी नहीं पड़ता। इस टाइप का कुछ फैसिलिटी रहता है। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, आपका घर पे बैठने का मन नहीं करता है या फिर आपके पास पैसों की कमी है, तो पार्ट टाइम कहीं काम कर लिया, वो आपका पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। ठीक है। हाँ, कहाँ गया नोट्स, हाँ ये रहा। ट्रांजिशनिंग इनटू पार्ट टाइम वर्क एंड रनिंग अ स्मॉल बिजनेस टू मेंटेन एन एक्टिव इनकम स्ट्रीम ड्यूरिंग रिटायरमेंट। मतलब रिटायर हो गए, काम से छुट्टी ले ली, या तो पार्ट टाइम कोई वर्क कर लिया, फिर छोटा मोटा कोई बिजनेस चालू कर लिया, है ना, ये आपका हो जाता है। तो यहीं पे सारा पर्सनल फाइनेंस खत्म होता है मेरी साइड से। तो उम्मीद है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इस एग्जाम में। ऑल द बेस्ट आप सबको, मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना करा दिया। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद आप सबको।